वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस की प्रहार सीरीज, जिसका 20 पार्ट्स आपके सामने हैं। जिसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मीनिंग क्या है? तो समझें कि सोचने, समझने, तर्क करने की प्रक्रिया। इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो आपको इसको विस्तृत रूप में समझने की आवश्यकता है कि संज्ञानात्मक विकास मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोच, याद यानी कि थॉट, मेमोरी या रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा लॉजिक से संबंधित होता है। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है, ये मानसिक प्रक्रियाओं सोच, याद, समस्या हल करना, व्यक्त करना से संबंधित होता है। यह मानसिक परिपक्वता का सूचक है। मेंटल मैच्योरिटी का ये इंडिकेशन होता है, या ये मान लीजिए इंडेक्स होता है, जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं उन पर प्रकाश डाला गया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटकर समझाया, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 भाग या 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की जो बताई हैं, वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा बताई गई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यस पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया से होता है? तो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के अनुसार जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह है एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में आत्मसात्करण कहा जाता है, और दूसरा है एकोमोडेशन, जिसको हिंदी में समायोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा नए अनुभवों को अपने पुराने ज्ञान में मिलाने यानी कि एसिमिलेट करने और अपने विचारों को नए अनुभवों के अनुसार ढालने, जिसको एकोमोडेशन कहा जाता है, इन दोनों से सीखता है। यानी कि पुराने ज्ञान को मिलाने, इसको कहा जाता है एसिमिलेशन, और अपने विचारों में नए अनुभवों के अपने विचारों को नए अनुभवों के अनुसार ढालने, इस प्रक्रिया को कहा जाता है एकोमोडेशन। यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। आगे देखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसिमिलेशन क्या है या एकोमोडेशन क्या है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जब नए अनुभवों को अपने पुराने अनुभवों से मिलाता है, एसिमिलेट करता है, उसी को ही एसिमिलेशन की प्रोसेस कहा जाता है। और जब वह अपने विचारों को नए अनुभवों के अनुसार ढालने की कोशिश करता है और अपने मेंटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाता है, तो इसको एकोमोडेशन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने कि जीन पियाजे की संवेदनात्मक गत्यात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, उसकी आयु की सीमा क्या है? तो उसकी आयु सीमा है जन्म से 2 वर्ष तक। मैं केवल क्वेश्चन के आंसर पर फोकस कर रहा हूं, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि इसका सटीक उत्तर जो है वह है 2 वर्ष से जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और यहाँ पर इसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं, यहाँ पे फोकस कीजिएगा 2 बातों पर, बालक की ज्ञानेंद्रियाँ और दूसरा उसका शारीरिक क्रियाओं द्वारा दुनिया को समझना शुरू करता है। यह बुद्धि की प्रारंभिक अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार यह बुद्धि की प्रारंभिक अवस्था है। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां प्रश्न है कि पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि प्रतीकों का प्रयोग करता है। बच्चा जो है जीन पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि आप देखिएगा कि जो 2 वर्ष से लेकर के और ये लगभग
7 वर्ष तक की होती है, जैसा कि जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है। तो इसमें बच्चा जो है प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसके अलावा इसकी व्याख्या देखें कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा भाषा और प्रतीकों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर बच्चा भाषा का प्रयोग करता है, दूसरा प्रतीकों के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है, परंतु तर्कपूर्ण सोच विकसित नहीं होती। यानी कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग है वह विकसित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा यानी कि यहाँ पे क्या क्रिया करता है वो, तो जीन पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था मानी गई है, इसमें बालक ठोस वस्तुओं पर तर्क करता है। ठोस वस्तुओं पर तर्क करने का मतलब यह है कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक सोचने लगता है, जैसे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना और कंजर्वेशन की समझ पैदा करना, यानी कि संरक्षण की समझ पैदा करना। आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न आपके सामने है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 वर्ष के बाद होती है और 11 वर्ष से लेकर के यह 15 वर्ष तक मानी गई है या इससे आगे भी मानी गई है, लेकिन जो अवस्था बताई गई है वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की बताई गई है। तो इस अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त और काल्पनिक सोच। बालक जो है 11 वर्ष के बाद अमूर्त, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, हर अवस्था की अलग अलग विशेषताएं आपके सामने यहाँ पर आई हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे देखिएगा, 8वां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आज मैंने ब्रूनर को भी शामिल किया है और नीम चामस्को को भी शामिल किया है। इसके अलावा आशुबेल को भी यहाँ पर शामिल किया है। उनके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो ब्रूनर ने अधिगम को किस रूप में देखा, तो यहाँ पर ब्रूनर का जो सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, उसमें वह डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस करते हैं, यानी कि खोज की प्रक्रिया पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि जीरोम ब्रूनर के अनुसार सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि छात्र जो है स्वयं खोज करे और खोज करके जो ज्ञान वह प्राप्त करता है उसी को यहाँ पर उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग कहा है। तो ये ब्रूनर ने अधिगम को इस रूप में देखा कि बालक जब सीखता है तो वो सीखता है जब वह स्वयं खोज करता है, स्वयं डिस्कवरी करता है, और इसी को उन्होंने नाम दिया डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि खोज के द्वारा सीखना। आगे देखते हैं कि ब्रूनर के अधिगम के चरण कितने हैं, यानी अधिगम के जो स्टेप्स हैं वो ब्रूनर के द्वारा कितने बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा उन्होंने 3 स्टेप बताए हैं अधिगम के, जिसमें देखिए ब्रूनर ने 3 चरण बताए हैं। जिसमें पहला है इनएक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया आधारित। दूसरा है आइकॉनिक, इसको कहा जाता है चित्र आधारित। और तीसरा है सिंबॉलिक, जिसको कहा जाता है प्रतीक आधारित। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बालक जो ब्रूनर है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को आयु अवधि के अनुसार नहीं बांटा, बल्कि उनकी क्रियाओं के आधार पर बांटा कि बालक जो है जो सीखता है या व्यक्ति जो सीखता है वह क्रिया के आधार पर सीखता है। दूसरा वह चित्त आधारित, यानी कि किसी भी घटना का, किसी भी वस्तु का वह एक चित्र या इमेज जो है वो अपने माइंड में डेवलप करता है। इसी को यहाँ पर कहा गया है आइकॉनिक स्टेज। और तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज, जिसमें बालक जो है सीखने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है, जैसे सिग्नल का प्रयोग करना, या इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंबल इस प्रकार के हैं जो कि विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। उनको संकेत के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर ब्रूनर ने अधिगम के 3 चरण बताए हैं। पहला है, दोबारा देख लीजिए, इनएक्टिव स्टेज, दूसरा आइकॉनिक स्टेज और तीसरा सिंबॉलिक स्टेज। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न आपके सामने है
स्पाइरल करिकुलम किसने प्रस्तावित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अब जैसे कि जितना भी कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है डीएलएड के एग्जाम में भी डालने शुरू कर दिए गए हैं। स्पाइरल करिकुलम किसने प्रस्तावित किया? तो इसका प्रयोग किया ब्रूनर के द्वारा, इसका प्रयोग किया गया, जिनका पूरा नाम है जीनोम ब्रूनर। उन्होंने, या ये देखिए कि ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी आयु में सिखाया जा सकता है। मैंने क्या कहा अभी आपको कि उन्होंने अपने जो अधिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने अवस्थाओं में डिवाइड नहीं किया, अवधि में डिवाइड नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि किसी भी विषय को किसी भी आयु में सिखाया जा सकता है। जैसे जीन पियाजे ने मानव विकास की अवस्थाओं को यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया, इसी प्रकार से रूसो ने भी किया और कोलसेनिक ने किया, रोस ने किया, यानी कि बालकों को सिखाने के लिए उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में उसको डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पर जीरोम ब्रूनर ने उन सब से हट करके कहा कि किसी भी क्रिया को या किसी भी वस्तु को बालक किसी भी अवस्था में सीख सकता है यदि उसे उपयुक्त रूप से संरचित किया जाए, यानी कि स्ट्रक्चर बना करके और प्री प्लान या प्रायोजित रूप से लक्ष्य आधारित करके जब उसको स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है या सीखने वाले के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उस क्रिया को किसी भी आयु में सिखाया जा सकता है, और इसी को इन्होंने स्पाइरल करिकुलम कहा है। तो इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा और अपनी परीक्षा में जा कर के इसका एक उत्तर जरूर लिखिएगा। मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पर डेविड आशुबेल को मैंने यहाँ पर शामिल किया है, और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी यही है कि जो मीनिंगफुल लर्निंग, जिसको हिंदी में अर्थपूर्ण अधिगम कहा जाता है, ये जो सिद्धांत दिया ये आशुबेल के द्वारा दिया गया, जिनका पूरा नाम है डेविड आशुबेल। उन्होंने कहा कि जब नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, जब नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है तो अधिगम सार्थक होता है, यानी कि जो लर्निंग है वह अधिक सार्थक होती है। जब कब कि जब जो है नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से यानी कि प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा जाता है, तो ज्ञान और नॉलेज जो है वह मीनिंगफुल बन जाती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है कि आशुबेल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो उन्होंने फोकस किया बालक के पूर्व ज्ञान पर। जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आशुबेल ने पूर्व ज्ञान पर फोकस किया, प्रीवियस या प्रियर नॉलेज पर उन्होंने फोकस किया, यानी कि अगर हमें बच्चे को सिखाना है तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हमें उसको सिखाना चाहिए, जिस आधार पर लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं। तो आशुबेल का कथन है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट single factor influencing learning is what the learner already knows, यानी कि जो बालक पहले से ही सीखता है उसी को नए ज्ञान से जोड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल का अधिगम दृष्टिकोण कहलाता है। तो अधिगम दृष्टिकोण क्या है आशुबेल का, या लर्निंग थ्योरीज क्या कहती है उसकी, किस बात पर फोकस किया गया? तो फोकस किया गया है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग पर। तो आशुबेल ने रटकर सीखने की जगह, यानी कि रटकर के सीखने को उन्होंने गलत बताया, सीखने के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होती है। हालांकि रटकर के भी है वो प्रभावशाली, मतलब प्रभावशाली तो नहीं होता, लेकिन रटकर के ही बहुत सारे कंसेप्ट बालक सीखता है। रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग इन दोनों को आशुबेल के द्वारा ही बताया गया है, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण जो माना गया है वो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग को माना गया है। आगे देखिएगा, 14वां प्रश्न आपके सामने एडवांस ऑर्गेनाइजर, यानी कि नए नए क्वेश्चन आपके सामने आज आ रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स पर और साथ साथ सीधे सीधे थ्योरीज पर आधारित हैं, रूल्स पर आधारित हैं या प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, वो आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर की अवधारणा किसने दी? तो एडवांस ऑर्गेनाइजर की जो अवधारणा है वो आशुबेल के द्वारा दी गई है, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। आशुबेल के अनुसार शिक्षक नई जानकारी से पहले एक
एडवांस ऑर्गेनाइजर देता है, जिससे विद्यार्थी नई बात को समझने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को, न्यू नॉलेज को जब बालक के सामने शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह उसको एक एडवांस ऑर्गेनाइजर देता है। यानी कि एक नया संगठन उसके सामने प्रस्तुत करता है, एक स्ट्रक्चर्ड उसके सामने स्ट्रक्चर प्रिंसिपल जो है उसके सामने प्रस्तुत करता है, या एक जो है वह उसके सामने इस प्रकार का क्लू देता है जो स्ट्रक्चर्ड हो, वो साथ साथ वह एडवांस भी हो। यानी कि एक प्रॉम्प्ट, जिसको हम कभी कभी प्रॉम्प्ट कह देते हैं, वो देता है, जिससे विद्यार्थी नई बात को समझने के लिए तैयार हो जाता है। तो कई तरह से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस परीक्षा को बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे। तो नोम चॉम्स्की, यहाँ पे भी अगला एक जो मनोवैज्ञानिक हैं, भाषाविद हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं कि नोम चॉम्स्की किस क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने, नोम चॉम्स्की ने जो कार्य किया वो भाषा के विकास पर किया कि बालक जो है भाषा को किस रूप में सीखता है। उन्होंने कहा कि जो जिन नोम चॉम्स्की थे, उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की अवधारणा दी, जो बताती है कि भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है। यानी कि उन्होंने भाषा सीखने को या लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्नेट जो प्रोसेस है उसको बताया। यानी कि इन्नेट पावर जो बालक के अंदर होती है, कैपेसिटी जो बालक के अंदर होती है, उसको बताया गया है। उन्होंने कहा कि बात सीखना जो है वो एक जन्मजात प्रक्रिया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि चॉम्स्की ने किस सिद्धांत का विरोध किया। चॉम्स्की ने व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक JB वॉटसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाषा केवल अनुकरण या पुनर्बलन से नहीं सीखी जाती। फोकस कीजिएगा कि उन्होंने कहा, नोम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा केवल अनुकरण या पुनर्बलन से नहीं सीखी जाती, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक भाषा सीखने की जैविक क्षमता होती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैपेसिटी बालक की होती है भाषा को सीखने की, और भाषा जो है वो बालक जो है अनुकरण के माध्यम से या पुनर्बलन या रिइंफोर्समेंट के माध्यम से नहीं सीखता है, बल्कि वह अपने साथ, यानी कि जब वह पैदा होता है तो उसके अंदर ये जैविक क्षमता जो है होती है कि वह स्वयं जो है भाषा को सीखता है। आगे देखिए, 17वां प्रश्न आपके सामने है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD का क्या तात्पर्य है। तो पहले देखिए कि इसकी फुल फॉर्म जो आपके सामने यहाँ पर आ रही है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहली चीज़, और इसका मीनिंग क्या है उसको देखिए कि जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा करके अलट पलट करके विद्यार्थी से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पेपर में कैंडिडेट से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अलग अलग तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप सटीक आंसर तक पहुँच सकें और आप इसको समझ सकें। तो यहाँ पर LAD मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित एक यंत्र है, जिससे वह भाषा के नियमों को स्वाभाविक रूप से सीखता है। ठीक है, स्वाभाविक यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस को बताया गया है, जिस रूप से जैसे कि वह भाषा के नियमों को सीखता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखना जो है ये एक जन्मजात क्षमता होती है, और उन्होंने इसी आधार पर व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म का विरोध किया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बेंड्रो का प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बेंड्रो का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी किस पर आधारित है। बेंड्रो बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अपना अध्ययन कार्य बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया है और बहुत ही सफल उनका सिद्धांत रहा। उन्होंने कहा कि बालक जो सीखता है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण जो है वो बालक को सिखाने में सहायक होती है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने सामाजिक अधिगम शब्द का प्रयोग किया। यानी कि समाज में रह करके बालक जो है अधिगम करता है, और वह करता है इमिटेशन के द्वारा या अनुकरण के द्वारा। उन्होंने कहा कि बच्चे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन और अनुकरण करके सीखते हैं, जैसे माता पिता या शिक्षक। आगे देखिए, बेंड्रे के अनुसार सीखने की 4 अवस्थाएं हैं। यहाँ पे बेंड्रे ने सीखने की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है ध्यान,
दूसरा है प्रतिधारणा, तीसरा है पुनरुत्पादन और चौथा है प्रेरणा। तो यहाँ पर 4 जो है सीखने की अवस्थाएं जो हैं वो एल्बर्ट बेंड्रा के द्वारा बताई गई हैं, और उन्होंने कहा कि ये 4 चरण जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रक्रिया को बताते हैं। यानी कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, अवलोकनात्मक सीखना होता है, उस प्रक्रिया को बताते हैं। तो उन्होंने पहला बताया अटेंशन, दूसरा बताया प्रतिधारणा रिटेंशन, तीसरा बताया रिप्रोडक्शन और चौथा बताया मोटिवेशन। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो 20वां प्रश्न है कि बेंड्रा के प्रयोग में प्रसिद्ध बोबो डॉल क्या था। तो जो उन्होंने अपना रिसर्च कार्य किया वो एक खिलौने के ऊपर किया और बच्चों को खिलौने दिखाए, और जिस पर उन्होंने कहा कि बच्चों में आक्रामकता दिखाई, यानी कि खिलौने के माध्यम से बच्चों ने आक्रामकता दिखाई, और इसी का प्रयोग जो है एल्बर्ट बेंड्रा के द्वारा किया गया। उन्होंने बच्चों को एक गुड़िया जिसका नाम बोबो डॉल था उस पर आक्रामक व्यवहार करते देखा। उन्होंने सीखा कि बच्चे व्यवहार को देखकर भी सीखते हैं। यानी कि सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि बालक जो है इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। बालक जो है वह दूसरों को करते हुए देख करके सीखता है, यानी कि उसके व्यवहार की, उनके क्रियाओं की, उनके आचरण की एक तरह से कॉपी करता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उन्होंने उसको साइंटिफिक रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि सीखने की प्रक्रिया कोई पहली बार हो रही है। जब से ये प्रोसेस चली है सीखने की, और ये और धरती पर लोगों का आवागमन हुआ है, जब से ही बड़ों का अनुकरण छोटे बच्चों ने किया है, और इसी प्रकार से ये चीज़ जो है आगे बढ़ती हुई चली आ रही है। लेकिन बेंड्रा ने यहाँ पर उसको साइंटिफिक आधार दिया कि बच्चे का जो व्यवहार, जो बच्चे के अंदर आक्रामकता होती है, वह वो आक्रामकता उसके अंदर कैसे पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो इस प्रकार के व्यवहारों को देख करके सीखते हैं, और इसी को उन्होंने अपने सिद्धांत का आधार बताया, और जिस पर उन्होंने प्रयोग किया उसका नाम था बोबो डॉल। ठीक है, तो यहाँ पर 20 प्रश्न आपके सामने आए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अगली सीरीज जो आपके सामने 5 फिंगर क्लासेस की आ रही है 21, उसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न मैंने उसमें शामिल किए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगे। और वो प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, है ना। तो ठीक, मैं आपके सामने वो सीरीज़ बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आज या कल में वो सीरीज़ आपके सामने आ जाएगी। जब तक आप इसकी गहनता से तैयारी करें और हर प्रश्न को और उसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।